ये कहानी है खुशबू की, जो अपनी सासू माँ से बेहद परेशान थी क्योंकि उसकी सासू माँ हमेशा ही उसका नया नया सामान रख लेती थी। जगदीश, ये देखो, ये दुपट्टा कितना सुंदर लग रहा है ना। वो जो मैंने पिछले महीने पिंक कलर का सूट लिया है ना, ये उससे बिल्कुल मैच करेगा। अच्छा ये बताओ, वो जो लाल रंग के दुपट्टे रखे हैं, तुम्हें उनमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? मुझे वो तीसरे नंबर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके। खुशबू इस दुकान से ख़रीदारी करती है और उसके बाद अपने पति के साथ दूसरी दुकान में चली जाती है। अच्छा जगदीश, मैंने तो अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम भी कुछ लो ना प्लीज़। अरे जानू, तुमने ले लिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। और हम लड़कों का क्या है, हम लोग तो एक शर्ट भी 5 साल तक पहन लेते हैं। अब इतना भी मत बोलो। हाँ, पिछले महीने ही तुम 2 नई शर्ट लेकर आए हो। वो तो है। अच्छा छोड़ो, फ़िलहाल तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर लेना होगा तो मैं कभी बाद में ले लूँगा। तुम और सामान देख लो, तुम्हें और क्या चाहिए? सारा सामान तो हो गया है मेरा, लेकिन अब मुझे अपनी मम्मी के लिए बेडशीट लेनी है। वो बोल रही थी कि उनकी सारी बेडशीट पुरानी हो गई है, तो मैं इसी मार्केट से ले लेती हूँ एक। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे एक क्या, 2 बेडशीट ले लेंगे सासू माँ के लिए। ओके। दोनों चादर की दुकान में पहुँचते हैं। भैया, वो पीले रंग वाली चादर कितने की है? बेटा वो तो 700 की है। भैया ज़रा निकाल कर दिखाइए ना। और इसमें और कलर है क्या? हाँ हाँ, है ना, बहुत सारे कलर है। आपको भूरा मिल जाएगा, लाल मिल जाएगा, नीला मिल जाएगा, सफ़ेद भी मिल जाएगा। अच्छा, नीले कलर में भी दिखाना। आप दोनों बैठ जाइए, मैं अभी दिखाता हूँ। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर चादर की खरीदारी करने लगते हैं। खरीदारी करके दोनों घर आते हैं। बहू, और बता, बाहर गई थी क्या? क्या क्या लेकर आई? वो माँ जी, ये अपने लिए दुपट्टे, कंगन, चप्पल और ये कुछ छोटे मोटे अपने ज़रूरत के सामान। अच्छा दिखा तो ज़रा। ये देखिए, ये पिंक कलर का दुपट्टा, ये बैंगल्स, फेस वॉश, क्रीम और शैम्पू, और ये चप्पल। वाह, ये चप्पल तो बड़ी अच्छी लग रही है। जी सासू माँ, ये भी ट्रेंड में चल रहा है ना, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा, कितने का है ये चप्पल? माँ जी, 350 का। अरे वाह, दाम भी सही है। सुनना बहू, मैं क्या कह रही थी, नमिता का कॉल आया था। वो बोल रही थी उसकी पुरानी वाली चप्पल टूट गई है, तो मैं सोच रही हूँ उसे ये वाली चप्पल दे दूँ और ये दोनों कंगन ना मुझे दे दे। मैं कल मनीषा के घर पूजा में पहन कर जाऊँगी। अभी तो मेरे पास कोई कंगन ही नहीं है। ठीक है सासू माँ। अरे तो ये 2-3 दुपट्टे लेकर आई है, तो इसमें से ये वाला दुपट्टा ना नमिता को दे दे। वो कह रही थी उसे लाल रंग के दुपट्टे की ज़रूरत है। ठीक है सासू माँ। अच्छा, ये वही वाली क्रीम है जो तूने 15 दिन पहले मुझे लगाने को दी थी? अरे ये ना वाकई में बहुत अच्छी क्रीम है, चेहरा एकदम साफ और गोरा कर देता है। ये मैं रख लेती हूँ, ठीक है? ओके सासू माँ, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ अब। खुशबू अपने कमरे में जाती है जहाँ पर जगदीश पहले से बैठा हुआ था। ये लो, ये तुम्हारी मम्मी की बेडशीट्स। थैंक यू सो मच जगदीश। अच्छा हुआ कि तुम चुपचाप ये वाला बैग सासू माँ से छिपा कर कमरे में ले आए, नहीं तो अगर सासू माँ ने ये भी देख लिया होता ना, तो वो ये भी ले लेती। वही तो समझ में नहीं आ रहा, मम्मी की आदत कब जाएगी। उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते हम। हाँ, अगर मम्मी से कुछ कहेंगे तो मम्मी बहुत बुरा मान जाएगी। अरे बहू, तू ये अपना फ़ोन वहीं छोड़ आई? अरे नई चादर, क्या बात है, तुम लोग अब मुझसे सामान छुपाने लगे? नहीं तो सासू माँ, वो बस। अरे मुझे सब पता है, तुम लोग नहीं चाहते कि मैं ये चादरें देखूं, है ना? अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाला बैग मैंने पकड़ा था तो ये यहाँ मेरे साथ आ गया। अच्छा, तो ये बात है। वैसे चादर बड़ी सुंदर लग रही है, ज़रा खोल कर दिखा। अभी दिखाता हूँ। दोनों चादर खोलकर दिखाने लगते हैं। अरे वाह बहू, तेरी पसंद तो लाजवाब है। कितनी सुंदर सुंदर चादरें लेकर आई है तू, वो भी मेरे मनपसंद रंग की। अच्छा, ये चादरें मैं रख लेती हूँ, तुम लोग दोबारा मार्केट से ले लेना, ठीक है? ठीक है माँ, आप ले जाओ, मैं दोबारा ले आऊँगा। हाँ हाँ, चलो मैं चलती हूँ। देखा आपने, सासू माँ फिर से मेरी लाई हुई आधे से ज़्यादा चीज़ें ले गई। मैं इतनी पसंद से अपनी माँ के लिए लेकर आई थी वो चादरें, अब मैं उनसे क्या बोलूँगी। अरे खुशबू, तुम चिंता मत करो, मैं सेम टू सेम वैसी ही चादरें कल लेकर आ जाऊँगा बस। अगले दिन खुशबू की ननद आती है। ये ले बेटा, तेरे लिए ये नया चप्पल, ये दुपट्टा और ये एक नया सूट और ये दूसरा वाला बैग। इसमें ना मैंने तेरे लिए छोटे मोटे कुछ सामान रखे हैं।
थैंक यू सो मच माँ। अरे कोई बात नहीं, एक ही तो बेटी है मेरी, अगर तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी। लव यू सो मच मम्मी। वैसे ये सब लाया कौन? अरे इनमें से कुछ सामान तो मैं लाई हूँ, कुछ सामान तेरी भाभी लाई है। लेकिन देखकर लग रहा है ज़्यादा सामान भाभी लेकर आई हैं। अरे ये दोनों घूमने जाते रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ले आते हैं, मैं उसमें से तेरे लिए कुछ ना कुछ रख देती हूँ बस। लेकिन मम्मी भाभी को बुरा लगता होगा ना? अरे उसको बुरा लगने से क्या होता है, तू ना इस बात की टेंशन ना ले, तू चुपचाप इस सामान का इस्तेमाल कर बस। अरे खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। हाँ माँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम भाभी का सारा सामान मुझे ही दे देती हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी बहुत कुछ मिलता है समझी। जगदीश उसे कुछ ना कुछ खरीद कर देता ही रहता है, सब देखती रहती हूँ मैं। हाँ अच्छा तू ये बता, और कुछ तो नहीं चाहिए ना तुझे? माँ, अगले महीने मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो इसके लिए मुझे एक सुंदर सी ड्रेस चाहिए। बट आप फिक्र मत करो, मेरे हस्बैंड है ना, वो मुझे दिलवाएंगे ड्रेस। तेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है ना, तो तुम महंगी ड्रेस पहनना और शादी में सबसे सुंदर दिखना। हे भगवान, बस किसी तरीके से ननद जी को सारी बात पता चल जाए, जिससे सासू माँ सुधर जाए। इसके कुछ दिन बाद माँ, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाने के लिए ये देखी, ये ड्रेस सिलवाई, वो भी पूरे 7,000 में। और देखिए ना, उस टेलर ने इतना महंगा कपड़ा पूरा बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा तो मैं दुकान में जाकर रेडीमेड ड्रेस ही ले लेती। मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया था जो मैंने उस टेलर से ड्रेस बनवाने की सोची। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुझे थोड़ी ना पता था कि वो टेलर तेरा कपड़ा ख़राब कर देगा। माँ 7,000 का नुकसान तो हो गया ना, अब बताओ मैं क्या करूँ। अगर ये बात मेरी सासू माँ को पता चलेगी तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगी मुझ पर। मेरे हस्बैंड तो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। अरे तू चिंता मत कर, कोई तुझसे नाराज़ नहीं होगा। हाँ मुझे याद आया, तेरी भाभी ने कुछ दिन पहले ही अभी एक नया ड्रेस बनवाया है पर्पल कलर का, बहुत ही सुंदर है, तू वो ड्रेस ले जा। लेकिन माँ वो ड्रेस काफ़ी महंगी होगी, ऐसे कैसे मैं भाभी की ड्रेस ले जाऊँ। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं वो ड्रेस घर ले जाकर अपनी सासू माँ से कहूँगी कि ये वही ड्रेस है जो मैंने उस टेलर को बनवाने के लिए दी थी, और अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में भी पहन लूँगी, फिर उसके बाद भाभी को वापस कर दूँगी। अरे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं माँ। अच्छा ठीक है, चल चल के ड्रेस देखते हैं। दोनों माँ बेटी खुशबू के कमरे में जाती हैं। अच्छा बहू, तेरी ननद को ना इसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाना है। शादी में जाने के लिए इसने टेलर से ड्रेस भी बनवाई, लेकिन उसने ख़राब कर दी। अब इसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, तो तू अपनी वो पर्पल कलर वाली ड्रेस इसे दे देगी। देख मना मत करना, क्योंकि इसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है ना। अब अच्छा अच्छा, क्यों नहीं ननद जी, ले जाइए वो ड्रेस। थैंक यू भाभी, यू आर दी बेस्ट। बट आप चिंता मत करिए, मैं आपको वापस ला कर दे दूँगी। फिर क्या, नमिता अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में वही पर्पल कलर की ड्रेस पहनकर जाती है और पूरी पार्टी में छा जाती है। लेकिन तभी इसी पार्टी में गड़बड़ी हो जाती है जब एक बच्चा उसकी ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है। ओह नो, ये क्या हो गया। भाभी की इतनी महंगी ड्रेस तो बर्बाद हो गई, अब क्या करूँ। अगले दिन जब नमिता अपनी भाभी की वो पर्पल ड्रेस लेकर अपने घर जाती है। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पता नहीं वो बच्चा कहाँ से अचानक से मेरे सामने आ गया और मुझसे टकरा गया। अरे कोई बात नहीं, शादी में तो ये सब होता रहता है, खुशबू बुरा नहीं मानेगी, तो चिंता मत कर। हाँ नाना जी, कोई बात नहीं। थैंक यू भाभी, अब बहुत अच्छी हैं। बेचारी खुशबू को अंदर से तो बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने बड़े प्यार से वो पर्पल ड्रेस सिलवाई थी जिसे वो अपने मामा की लड़की की शादी में पहनने वाली थी। आखिर सासू माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। मैंने वो ड्रेस कितने मन से बनवाई थी और ये खराब हो गई, और सासू माँ को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि मुझे कैसा लग रहा होगा। इसके कुछ दिन बाद खुशबू की मौसी की लड़की और लड़का गांव से खुशबू के घर आते हैं। दोनों लोग गांव से आए हैं, कुछ ना कुछ तो लाए ही होंगे। और कैसे हो बच्चों? जी आंटी, हम सब बढ़िया हैं। और आप ठीक है ना आंटी जी? हाँ बेटा, सब बढ़िया। और गांव से क्या क्या लाए हो अपनी दीदी के लिए? कुछ नहीं आंटी जी, बस वही गांव का सामान, गांव का शुद्ध शहद और घी लाया है। दीदी की सासू माँ तो बड़ी अजीब है। हाँ सच में। लो पानी पी लो दोनों। हाँ दीदी शुक्रिया। अच्छा आंटी ये लीजिए, हमारी माँ ने आपके लिए ये साड़ी भिजवाई है, ये हमारे गांव की फेमस साड़ी है। और दीदी आपके लिए ये सूट और कंगन। सुशीला उन कंगनों को तुरंत आनंद के हाथ से छीन लेती है। अरे वाह,
बहुत ही सुंदर कंगन है, ये ना नमिता के ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा सुनना बहू, मैं क्या कह रही थी, ये कंगन नमिता को दे दे, तीज व्रत या त्योहार के दिन पहन लिया करेगी बेचारी। आंटी रख लीजिए, आप ही रख लीजिए। दीदी लेकिन ये कंगन हमारी माँ ने खास आपके लिए भिजवाए हैं। उन्होंने बोला था कि ये कंगन सिर्फ आपको ही देने हैं, क्योंकि ये कंगन कोई आम कंगन नहीं है, बल्कि ये कंगन हमारी दादी माँ के हैं, जिसे माँ ने पॉलिश करके आपके लिए भिजवाए हैं। अच्छा हाँ आंटी जी, ये कंगन आप मत लीजिए, ये दीदी को ही दे दीजिए। हाँ आंटी जी। अरे तुम दोनों तो बड़े बदतमीज हो, सीधे मुंह पर मना कर रहे हो। आंटी जी जो बात थी वो बतानी ज़रूरी थी। खुशबू ले, ये कंगन तू ही रख, मुझे नहीं चाहिए। और हाँ बच्चों, ये लो तुम्हारी दी हुई साड़ी, मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। आंटी जी अब गुस्सा क्यों हो रही है? हाँ आंटी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एक तो तुम दोनों को बोलने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, ऊपर से देखो तो कैसे बोले जा रहे हो। खुशबू, क्या तेरी मौसी ने अपने बच्चों को यही संस्कार दिए? आंटी जी हमें जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन कृपया हमारी माँ को कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए। अच्छा, देख कर तो नहीं लगता कि तुम दोनों को बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। दीदी जीजा जी को कॉल करके कह दीजिए कि हम दोनों का वापसी का टिकट कटवा दे आज का ही। अरे आनंद, गुस्सा मत कर। सॉरी दीदी, हमें लगता है हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है। अरे जाओ जाओ, तुम दोनों को रोक ही कौन रहा है। आनंद, पार्वती, तुम दोनों अंदर चलो मेरे साथ। खुशबू अपने दोनों भाई बहन को अपने कमरे में ले जाती है। दीदी यकीन नहीं होता आपकी सासू माँ ऐसी है। हाँ पार्वती, वो ऐसी ही हैं। उनकी पहले से ही आदत है कि घर में जो भी सामान आता है वो अपने पास रख लेती है, और ख़ासकर वो सामान जो मेरे लिए आया हो। लेकिन दीदी ये कितनी गलत बात है ना, उनकी उम्र 55 साल की है और हरकत एकदम 5 साल की बच्ची जैसी। हाँ दीदी, मैंने आज तक ऐसी सास नहीं देखी। आप कुछ करती क्यों नहीं? अरे मैं क्या कर सकती हूँ पार्वती, तू ही बता। अब क्या इतनी सी बात के लिए इनको अकेला छोड़ दूँ? नहीं छोड़ सकती इनको। अरे दीदी, हम इन्हें छोड़ने की बात कहाँ कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे इनकी ऐसी बुरी आदत छूट जाए। हाँ दीदी, आपको जल्दी कुछ करना होगा, इससे पहले कि इनकी आदत और भी बेकार हो जाए। पार्वती, समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। जगदीश जी से कुछ भी बोलो तो वो भी यही कहते हैं, बेचारे वो भी क्या कर सकते हैं। समझ सकता हूँ दीदी, मैं तो बस भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करूँगा कि आपके ससुराल में सब कुछ ठीक हो जाए। वहीं दूसरी ओर खुशबू की सासू माँ गुस्से से आग बबूला हो रही है और अपनी बेटी को कॉल पर न जाने क्या क्या बता रही है। देख ले बेटा, क्या दिन आ गए कि तेरी भाभी के भाई बहन मुझे आकर सुना रहे। एक चीज़ क्या मांग ली तो 50 बातें सुना दी मुझे। ये सब मिला है मुझे। मैं तो तुझसे हमेशा कहती थी ना कि तेरी भाभी एक नंबर की चालू औरत है, लेकिन तू उसे हमेशा अच्छा मानती थी। सच में माँ, आज आपके साथ बहुत गलत हुआ। आप चिंता मत करिए, मैं कल आती हूँ और भाभी को अच्छे से बताती हूँ। अब शाम को ही खुशबू के भाई बहन अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। अगला दिन आता है और नमिता घर आती है। भाभी, कल आपकी मौसी का लड़का और लड़की मेरी माँ को क्या कह रहे थे? आप बताइए, क्या ये चीज़ सही है? हाँ नाना जी, मैंने सासू माँ से कई बार माफ़ी मांग ली है, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी। बस भाभी, माफ़ी मांगने से क्या होता है? उन्होंने तो मेरी माँ की बेइज्जती कर दी ना। आज खुशबू की ननद भी उसे बेवजह सुनाने लगती है। थोड़ी देर बाद, भैया आप केक लेकर आए हैं, किसका बर्थडे है आज? अरे तुम्हारी प्यारी भाभी का, और किसका? क्या आज भाभी का बर्थडे है? और नहीं तो क्या, लेकिन तू इतना क्यों चौंक रही है? वो भैया आज ना। नमिता जगदीश को सारी बात बताती है। क्या तूने बेवजह ही अपनी भाभी को ये सब कह दिया, बिना सच को जाने? सच? कौन सा सच भैया? अरे क्या बताऊँ, मम्मी की एक बहुत बुरी आदत है। जब भी खुशबू कुछ ना कुछ सामान अपने लिए लेकर आती है तो मम्मी तुरंत ही वो सारा सामान ले लेती है और अपने पास रख लेती है, या उसमें से कुछ तुझे दे देती है। देख नमिता, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो सामान रखे और तुझे भी दे। जितना और जो सामान रखना है वो रखे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है खुशबू को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और वो उसे अपने पास रखना चाहती है, लेकिन हमारी माँ वो भी उससे ले लेती है या फिर तुझे दे देती है। सोच, अगर तेरे साथ ऐसा होता तो तुझे कितना बुरा लगता, तू सह पाती? हाँ भैया, ये बात तो आपने सही कही। मुझे नहीं पता था कि मम्मी सारा सामान अपने पास रख लेती है और मुझे भी उसी में से देती है। सोच, तेरी भाभी कितनी अच्छी है कि तेरी मम्मी की ये कमी कभी भी तेरे सामने नहीं आने दी। पता है क्यों?
क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम दोनों को बुरा लगे। हाँ भैया, बहुत गड़बड़ हो गई। चलिए उनके कमरे में चलते हैं, मैं भाभी से माफ़ी मांगूंगी। दोनों भाई बहन खुशबू के कमरे में जाते हैं। नमिता अपनी भाभी से माफ़ी मांगती है। इसके बाद सभी लोग सीधे खुशबू की सासू माँ के कमरे में जाते हैं। माँ, आप ये जो भी कर रही हो ना, बिल्कुल गलत कर रही हो। आप ये सोचो कि जैसा आप भाभी के साथ करती हो, अगर वैसा ही मेरी सासू माँ मेरे साथ करे तो आपको कितना बुरा लगेगा। भाभी भी तो किसी की बेटी है ना माँ। प्रॉमिस करो कि आप आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, वरना मैं कभी भी आपसे मिलने नहीं आऊँगी। अरे नहीं नहीं नमिता, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं वादा करती हूँ आज के बाद से खुशबू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तू सही कहती है, खुशबू भी किसी की बेटी है, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भावनाओं में बह गई थी। चलो अब सब सही हो गया। थैंक यू सो मच नन्ना जी। सुशीला देवी अपनी बेटी के समझाने पर समझ जाती है और वो अब अपनी बहू का कोई भी सामान इस तरह लेना बंद कर देती है। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसे ससुराल का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी इस बहू को ससुराल में कोई काम दिया जाता तो इसे कोई और काम याद आ जाता, या तो ये बहू बीमार पड़ जाती। तो आखिर इस बहू रानी की ऐसी आदतों से इसके ससुराल में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। मुझे पता था कि बहू देर में ही आएगी। देखो तो शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी तक आई नहीं। सुबह मैंने बोला अरे चाय बना दो, तो बोलने लगी सर में अचानक दर्द हो रहा है। अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में गई है, बोल रही थी 1 घंटे में आ जाऊंगी, पर देखो 5 घंटे होने वाले हैं, अभी तक आई नहीं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मेरी बहू स्नेहा सिर्फ बीमार पड़ने का नाटक करती है, क्योंकि इसे ससुराल के काम से जो बचना है। स्नेहा की सासू माँ अपनी बहू के बारे में सोच ही रही थी, तभी स्नेहा बाहर से आती है। अरे सासू माँ सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। वो सुष्मिता ना मुझे आने ही नहीं दे रही थी, बार बार बोल रही थी बैठो बैठो। लेकिन बहू तुम तो सुबह कह रही थी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था और तुम बस थोड़ी देर वहां पर रहोगी, तो क्या वहां पहुंचते ही तुम्हारा सर दर्द ठीक हो गया जो इतनी देर तक वहां रही? और पार्टी में तो म्यूजिक भी बज रहा होगा, तुम्हारे सर में तो और दर्द हो रहा होगा ना। जी माँ जी, सही कह रही हैं आप, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मेरे सर में तो दर्द और बढ़ गया है। कितना झूठ बोल लेती हो तुम बहू। नहीं माँ जी, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। यही बात है ना कि मैं खुद ही गलती करती हूँ और खुद ही भुगतती हूँ। सासू माँ, मैं ना थोड़ा आराम करने जा रही हूँ, ठीक है? अरे और फिर से सर दर्द का बहाना बनाकर स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं 7 बजे जब अंबिका का बेटा कृष्णा ऑफिस से घर लौटता है तो अंबिका अपनी बहू के बारे में उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, कुछ समझा अपनी पत्नी को। माँ, शादी के पहले मैंने आपको स्नेहा के बारे में सब कुछ बताया तो था कि वो थोड़ी कोमल है। बेचारी बचपन में बहुत बीमार पड़ जाती थी, बहुत मुश्किल से ठीक हुई थी। तब से बेचारी ना छोटी छोटी बात पर बीमार पड़ने लगी है। इसीलिए माँ, आप ना उसे ज्यादा मत बोलो। देखना धीरे धीरे वो सही हो जाएगी और घर का काम भी करने लगेगी। और वैसे भी मैंने घर में काम करने के लिए 2-2 नौकरानियां तो लगवा रखी है। अब मैं क्या ही कहूँ, तूने इतनी सारी बातें जो मुझे बता दी है। माँ, अंबिका गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। आजकल तो जमाना ही खराब है, सास को तो कुछ बोलना ही नहीं होता। इसके 3 दिन बाद अरे सासू माँ कॉल पर बात कर रही है और कह रही है कि कल सुबह घर में कोई आने वाला है। ओ नो, अगर घर में कोई आ जाएगा तो समझ लो कि मुझे भी घर का काम करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। जल्दी जल्दी सोच स्नेहा, वरना तेरी वाट लग जाएगी। अरे बहू इधर तो आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? आई सासू माँ। अरे बहू, आज तो तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक है ना? हाँ माँ जी, आज तो मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन पता नहीं कल। अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचते। तुम्हारी तबीयत आज भी ठीक है और कल भी ठीक रहेगी। सुनो, कल मेरे बड़े भैया आ रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो घर में बहुत सारे काम रहेंगे, तो थोड़ी हेल्प करवा देना मेरी। हाँ हाँ सासू माँ, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। स्नेहा अपनी सासू माँ के सामने झूठ बोल देती है, लेकिन वहीं जब अगली सुबह होती है तो स्नेहा फिर से सर दर्द का बहाना बनाने लगती है। माँ जी, ये तो ऑफिस चले गए हैं, ऐसा करती हूँ मैं अकेले ही डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। कसम से माँ जी, आज सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है बहू, अगर ऐसी बात है तो तू चली जा। अरे लेकिन बहू, तू अकेले तो चली जाएगी ना? हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं चली जाऊंगी। और स्नेहा इस बार फिर से बहाना बनाकर अपने ससुराल से निकल जाती है और सीधा पहुंचती है अपनी सहेली नायरा के घर, जहां पर नायरा ने किटी पार्टी का अरेंजमेंट कर रखा था। अरे सहेलियों, तुम्हें पता नहीं कितना दिमाग लगाना पड़ा है मुझे यहाँ आने के लिए। सासू माँ से झूठ बोलकर आई हूँ कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वाह क्या बात है। अच्छा चल बैठ, अभी मैं तुम सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आती हूँ। हाँ यार, जल्दी कर।
और इस तरह स्नेहा अपनी फ्रेंड के घर में किटी पार्टी करने लगती है। वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर बाद स्नेहा के ससुराल में ढेर सारे मेहमान आ जाते हैं। मेहमानों के घर में आते ही स्नेहा की सासू माँ अंबिका अपनी दोनों नौकरानियों के साथ मिलकर उनके लिए चाय पानी नाश्ते का बंदोबस्त करने लगती है। अरे शीला, कितनी देर लगा रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला और सबको नाश्ता दे। वो देख, मिंकी को तो समोसा मिला ही नहीं, बेचारी कब से इंतजार कर रही है। जी जी मालकिन। और इस तरह अपनी दोनों नौकरानियों के साथ मिलकर अंबिका मेहमानों की बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। अरे देख लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया। बेचारी ये सासू माँ इस तरह काम करती रहती है और इनकी बहू वहाँ बड़े मजे से किटी पार्टी करती है। शाम के 4 बजने वाले हैं और अभी तक बहू आई नहीं। कॉल करती हूँ तो कॉल भी नहीं उठा रही। डॉक्टर के यहाँ इतना टाइम लगता है क्या? मालकिन, आपने अपनी बहू को याद किया और वो देखो आ गई। स्नेहा घर के अंदर आती है तो देखती है मेहमान अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। क्या यार, मुझे तो लगा ये लोग अब तक यहाँ से चले गए होंगे, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर अड्डा जमा कर बैठे हुए हैं। अरे बहू, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं सासू माँ। क्या हुआ, मेहमान आज यहीं पर रुकेंगे क्या? हाँ, ये लोग मेरी बड़ी दीदी के घर जाने वाले थे, लेकिन मैंने इन्हें यहाँ पर रुकने के लिए कह दिया। अरे इतने दिनों बाद तो आए हैं, कम से कम एक दिन तो रुके जाए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया सासू माँ आपने। वैसे भी बड़े काका हमारे शहर में आते कहाँ हैं, आए हैं तो थोड़ा आराम से ही रहकर जाएं। अच्छा ठीक है, अब जाकर ना सभी को प्रणाम कर लो। स्नेहा मेहमानों के पास जाती है और सभी के पैर छूती है। उसके बाद उन लोगों के साथ बैठकर बड़ी मीठी मीठी बातें करती है। कुछ देर बाद इतनी देर से इन लोगों के साथ बैठकर बातें कर रही हैं, लेकिन एक बार भी किचन में देखने नहीं आई कि सासू माँ क्या कर रही है। यही होती है आजकल की बहुएं, अगर कुछ कहेगी तो बोलने लगे कि सर में दर्द हो रहा है। इससे अच्छा खुद ही कर लो भाई काम। तो ये चीज़ अगले दिन भी होती है। स्नेहा को घर में आए हुए मेहमानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी मस्ती में ही रहती है। कभी पेट दर्द तो कभी सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही रहती है और अपने दोस्तों से फ़ोन पर गप्पे लड़ाती रहती है। बुरा मत मानना अंबिका, लेकिन तेरी बहू तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। हाँ भाभी, वो तो मुझे भी पता है। दरअसल बात यह है कि उसकी तबीयत ना अक्सर ही खराब रहती है और ऐसे में मैं भी उसे कुछ कह नहीं पाती। चल ठीक है, मैं तो यही चाहूँगी कि तेरी बहू जल्दी ही ठीक हो जाए। वैसे 2 घंटे बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो तेरी बहू हमें नमस्ते करने तो आएगी ना? अरे हाँ हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी। स्नेहा कमरे से बाहर निकलती है तब जब सारे मेहमान जाने वाले होते हैं। अच्छा, चलते हैं हम सब। जी भाभी। मेहमान चले जाते हैं। इसके एक दिन बाद स्नेहा देख लेती है कि उसकी सासू माँ उसके कमरे में ही आ रही। लगता है सासू माँ मुझे कोई काम देने आ रही है। क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, अपनी कुर्ती लेकर बैठ जाती हूँ। स्नेहा अपनी कुर्ती लेकर बैठ जाती है जो थोड़ी सी फटी हुई थी। अरे बहू, कुछ कर रही हो क्या? हाँ सासू माँ, ये कुर्ती थोड़ी फट गई है तो सोच रही हूँ उसे सिल लूँ। क्यों, अभी कहीं पहन कर जाना है क्या इसे? हाँ सासू माँ, मेरी सारी कुर्तियाँ ना टाइट हो गई है, बस एक यही कुर्ती बची है ठीक ठाक, तो सोच रही हूँ इसी को पहन लूँ। अच्छा माँ जी, कुछ काम था क्या? हाँ, वो सब्जी बनानी थी ना। लेकिन अभी तो मैं सिल रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ये सिल लो, फिर उसके बाद थोड़ी देर में किचन में आ जाना। ओके सासू माँ। स्नेहा की सासू माँ वहाँ से चली जाती है। इतनी गर्मी हो रही है और मैं इतनी गर्मी में किचन में काम करूँगी? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ अंबिका की बहू ये सोच रही है, वहीं दूसरी ओर अंबिका सोच रही है कि उसकी बहू थोड़ी देर बाद तो किचन में काम करने ज़रूर आएगी। 1.5 घंटा होने वाला है और अभी तक बहू किचन में नहीं आई। मैं ही जाकर देखती हूँ। अंबिका अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है वहाँ पर उसकी बहू नहीं है। अरे थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी, अचानक कहाँ चली गई? अंबिका अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसके बाद अंबिका अपनी बहू को कॉल लगाती है लेकिन उसकी बहू कॉल भी नहीं उठाती। अरे कॉल भी नहीं उठा रही है, आखिर गई कहाँ ये? और ऐसे कैसे बिना किसी को कुछ बोले ही घर से निकल गई? अंबिका यहाँ परेशान होती रहती है और वहीं थोड़ी देर बाद उसकी बहू घर आती है तो देखती है वो अपनी सहेली निक्की को साथ लेकर आई है। सासू माँ, ये है मेरी सहेली निक्की, मेरी बहुत अच्छी सहेली है। ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, मैं इसे ही लेने चौराहे तक गई थी। ये मुंबई में रहती है, अभी कुछ दिन के लिए यहाँ पर आई हुई है, तो मैंने इससे कहा कि होटल में रहने से अच्छा है तो मेरे घर में ही कुछ दिन के लिए आ जा। इससे इसका किराया भी बच जाएगा ना। सासू माँ, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं किया। आओ निक्की बेटा, अंदर आओ। जी आंटी नमस्ते। खुश रहो बेटा। स्नेहा की सहेली निक्की घर के अंदर आती है। अच्छा माँ जी, शीला से कहकर निक्की के लिए ब्रेड पकौड़े बनवा दीजिए ना, इसे ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद है। अरे स्नेहा, परेशान मत होना यार। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है,
तुम आराम करो, हम अभी तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता बनवाते हैं। स्नेहा की सासू माँ किचन में जाती है और शीला से ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए बोल देती है। वहीं दूसरी ओर स्नेहा, अच्छा हुआ यार तू यहाँ आने के लिए मान गई, तेरी वजह से मुझे कुछ दिन के लिए आराम मिल जाएगा। एक्चुअली ना मेरी सासू माँ मुझे हमेशा कुछ ना कुछ काम करने के लिए बोलती रहती है। तू आ गई है ना तो तेरे सामने मेरी सासू माँ कुछ बोल नहीं पाएंगी। अरे यार मेरे मन से तो हमेशा बस यही आवाज निकलती है, मुझे ससुराल का कोई काम मत दो भाई। अरे तो क्या हुआ, तेरी शादी हो गई है, थोड़ा बहुत काम तो हर लड़की को करना पड़ता है ना। ए तू मेरी फ्रेंड है या दुश्मन, मुझे ज्ञान मत दे। हाँ अरे जो भी बोल, लेकिन तेरी सासू माँ ना अच्छी है। तुझे पता है मेरी बड़ी दीदी की सास कितनी बड़ी डायन है। अरे दीदी को 1 मिनट भी चैन से सांस नहीं लेने देती वो। अगर उनकी सास इतनी बुरी है तो उन्हें अपनी सास से अलग रहना चाहिए। नहीं नहीं, जीजा जी बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता से बहुत प्यार है। बस यही तो बात है, हर जगह बस लड़कियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा ये टेंशन वाली बात छोड़, ये देख ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है ना, सोच रही हूँ ये ऑर्डर कर दूँ। हाँ ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन काफ़ी महंगी है। महंगी है तो क्या हुआ, ये है ना मुझे दिलवाने के लिए। ये तो मेरे ATM कार्ड है। सही है यार, बड़ी लकी है तू। ये दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। स्नेहा को आज भी ससुराल का कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी सहेली जो आई हुई थी, इसीलिए उसकी सासू माँ भी उसे कुछ नहीं बोलती। लेकिन तभी अगले दिन स्नेहा को पता चलता है कि घर की दोनों नौकरानियों ने 4-5 दिन की छुट्टी ले ली है। माँ जी, अचानक से इन दोनों ने 4-5 दिन की छुट्टियाँ ले ली। हाँ बेटा, तू तो अपने काम में मस्त रहती है, इसलिए तुझे नहीं पता। परसों शीला की शादी है गांव में, और हमारी दूसरी नौकरानी मीना के दादाजी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, तो वो अपने दादाजी को देखने के लिए गांव गई है। अच्छा। तो बहू कम से कम इन दिनों तो मेरी थोड़ी हेल्प कर देना किचन में। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। स्नेहा हाँ तो कह देती है, लेकिन काम करते वक्त बिल्कुल पीछे हट जाती है, क्योंकि जब खाना बनाने का समय आता है तो वो निक्की के साथ लूडो खेलने बैठ जाती है। इतनी देर से अपनी सहेली के साथ लूडो खेल रही है, एक बार भी किचन में ये पूछने नहीं आई कि खाना कब बनाना है। रात भी होने वाली है, ऐसा करती हूँ खुद ही खाना बना लेती हूँ। स्नेहा का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। उसकी वजह से आज भी उसकी सासू माँ को घर का काम करना पड़ता है। अब अंबिका बहुत दुखी हो जाती है और अपनी बड़ी बहू को कॉल करती है। चिंता मत करिए माँ जी, हम आते हैं आपके पास। अगले ही दिन अंबिका की बड़ी बहू पल्लवी अपने पति के साथ आ जाती है। वहीं 3 दिन बाद स्नेहा के मायके वाले भी आने वाले होते हैं, इसलिए स्नेहा बहुत खुश थी और सुबह से ही घर के कामों में लग जाती है। देखो तो पल्लवी, आज अपने मायके वाले आने वाले हैं तो सुबह से कैसे भागा दौड़ी कर रही है। हाँ वो तो है माँ जी। कुछ घंटे बाद स्नेहा डोर ओपन करती है। अरे माँ, आप आई गई, मैं आपको कब से बुला रही थी और आप है क्या आती नहीं थी। अरे बेटा, अपनी बेटी के ससुराल मायके वाले बार बार नहीं आया करते। माँ ये सब पुरानी बात है, आप इतना मत सोचो। अंदर आओ ना। आपको पता है माँ, आज मैंने आपके मनपसंद रसगुल्ले बनाए हैं। अरे वाह, हमारी बिटिया तो बहुत समझदार हो गई है, लगता है ससुराल का सारा काम संभाल लेती है। हाँ और नहीं तो क्या। अच्छा माँ ये बैठिए ना, मैं आप दोनों के लिए ना रसगुल्ले लेकर आती हूँ। स्नेहा किचन में जाती है और अपने माता पिता के लिए रसगुल्ले लेकर आती है। अच्छा मम्मी पापा, आप लोग ना जल्दी से रसगुल्ले खा लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। आज स्पेशल ये आप दोनों का मनपसंद खाना बनाया है मैंने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे समधन जी, लीजिए ना, आप भी लीजिए रसगुल्ले। अरे बहू खड़ी क्यों हो, लो ना। नहीं नहीं आंटी जी, पहले आप दोनों खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। इस तरह स्नेहा अपने माता पिता की खूब सेवा करती है और ये सब देखकर उसकी सासू माँ बिल्कुल दंग रह जाती है। करीब 8 बज जाते हैं और स्नेहा के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर से स्नेहा के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। समधन जी, स्नेहा की मौसी के लड़के की शादी है, तो बस उसी की शादी का कार्ड देने आए हैं आप लोगों को। अच्छा अच्छा। माँ अंदर तो आओ, आपने मुझे सुबह फोन कर दिया था ना कि आप दोनों आने वाले हैं, तभी से मैं किचन में लग गई थी। आइए अब खाना खाकर ही जाइएगा। स्नेहा सभी के लिए खाना परोसती है। यकीन नहीं होता स्नेहा कि तू इतने अच्छे से अपने ससुराल को संभालने लगी है। हम दोनों तो घर में बैठकर बहुत डरते थे, पता नहीं तू यहाँ पर क्या कर रही होगी। और ये सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। अरे समधी जी, आप दोनों के लिए ही तो बनाया है आपकी बेटी ने, हम लोगों के लिए तो कहाँ बनाती है वो। ना भी ना समधन जी। अरे सच में, बहू ने आज तक ये सब्जी नहीं बनाई यहाँ। लगता है कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है यहाँ। क्या हुआ समधन जी? समधन जी, क्या आज के दिन हम यहाँ रुक सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। स्नेहा की माँ स्नेहा के ससुराल में उस दिन रुक जाती है। उसी रात
बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी सास और तुम्हारी जेठानी की सारी बातें सुन ली। तुम अपने ससुराल का कोई काम नहीं करती हो। कितनी बेकार बात है ये। और हम लोग आए तो तुम काम करने लगी। तो क्या जब हम लोग यहाँ पर रहेंगी तभी तुम काम करोगी? हाँ, तो हम लोग तुम्हारे साथ यहीं रहने लगे तुम्हारी निगरानी करने के लिए? नहीं माँ, वो नहीं बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनका सम्मान करो। हाँ बेटा। तब स्नेहा के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं और स्नेहा के ऊपर उसके माता पिता के शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ा भी। माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बड़ी बहू। दरअसल पल्लवी जानबूझकर तेज आवाज में बात कर रही थी ताकि स्नेहा की माँ उसकी और उसकी सासू माँ की बात सुन ले। खैर, स्नेहा सुधर जाती है। सासू माँ, जेठानी जी, ये लीजिए चाय। शुक्रिया बहू। आओ बैठो, हमारे साथ चाय पियो। हाँ देवरानी जी। चलो, सासू माँ खुश और छोटी बहू भी खुश। हाँ बाबूजी। अपने ऑफिस से आने के बाद रात को करण अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी बड़बड़ाते हुए अनीता उसके कमरे में आती है। बताओ, ये तो हाल है, फिर कहते हैं बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। अरे क्या हो गया अनीता? किसने निकाल दिया? वो मेरी फ्रेंड नहीं है क्या, प्रिया? अरे भई, उसकी सास उसे छोड़ती तक नहीं अकेले, फिर कहती है बच्चे नहीं हो रहे। हाथ है यार, कसम से। उसकी शादी को तो 3 साल हो गए ना। अंकल आंटी तो शायद अभी आए हैं 2 दिन पहले। बस यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। तुम लोगों को बस 2 दिन दिख रहे हैं, पर इन 2 दिन में प्रिया के सर पर कितना काम आ गया वो किसी को नहीं दिख रहा। समझ में आता है तुम्हें? जब सास ससुर साथ में रहने आ जाते हैं तो कितना प्रेशर पड़ जाता है दिमाग पर। ये करो वो करो। पहले तो बेचारी अपने पति के साथ हॉट पैंट में रह सकती थी, अब ससुर के सामने उसे ट्राउजर पहनना पड़ता है। आधी जान तो उसकी गर्मी के कारण चली जाती है। ऊपर से सासू माँ को सुबह 7 बजे चाय चाहिए। ससुर जी को एसी से प्रॉब्लम होने लगती है। बेचारी हॉल में एसी ऑन करके बैठ तक नहीं सकती। इन लोगों को खुद बुद्धि होनी चाहिए ना। अपनी शादी हो गई, अपना हनीमून पीरियड बिता लिया, तो भाई थोड़ा तीरथ विरत करो। अपने बेटे बहू को परेशान करने आ जाते हो। अच्छा, प्रिया के घर का टेंशन तुम यहाँ क्यों ला रही हो हमारे बेडरूम में जानम? हम तो यहाँ अकेले रहते हैं ना। डोंट वरी, आराम से सो जाओ। चलो। और अनीता करण के बाजू में सो जाती है। अगली सुबह जब अनीता की आंख खुलती है तो वो देखती है करण पहले ही ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका है। तुम्हारी कॉफी बनाकर किचन में रख दी है मैंने। ब्रेकफास्ट का मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैंने आलू उबाल दिए। बाकी तुम देख लेना, मैं निकलता हूँ। आई एम गेटिंग लेट। तुम्हें जल्दी ऑफिस निकलना था तो मुझे बताना चाहिए था ना बेबी, मैं जरा जल्दी उठ जाती। नहीं, मेरी भी गलती है। रात को मैं कैसे बोले जा रही थी, तुम्हें मैंने बोलने ही कहा दिया। ऑफिस तो अपने टाइम पर ही है ना, जल्दी नहीं है। वो क्या है ना अनीता, सुबह मम्मी का कॉल आया था, वो आने वाली है तो उन्हें लेने जाना है, इसलिए 1 घंटे पहले ऑफिस निकल कर जा रहा हूँ ताकि आते वक्त जल्दी ऑफ ले सकूं। क्या? मम्मी क्यों आ रही है यार? अभी 6 महीने नहीं हुए उन्हें गए, फिर आ रही है। भैया है, दीदी है, उसके बाद भी हमारी याद आ जाती है सबको। है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त तो किसी ने नहीं पूछा भाई अनीता कहाँ है, जिंदा है कि मर गई। और अब देखो अनीता के घर जाना है। क्या लड्डू पेड़े बट रहे गए यहाँ पर? कितनी मुश्किल से तो हमारा खुद का गुजारा होता है। ये क्या बोले जा रही हो अनीता तुम? जरा सोच समझ कर तो बोला करो। मम्मी अगर यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 रोटियां खा लेगी तो उससे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमसे नहीं हो रहा तो रहने दो, मैं उनका खाना बना दूंगा। तुम ना जानबूझकर सारी बात खाने पे ले आते हो ताकि सबके सामने मैं बुरी दिखूं। नहीं साथ रहना तो वैसे बोल दो, मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? पूरे परिवार वालों ने पागल कर रखा है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी। पर यहाँ देखो, अलग होने के बाद भी उनको हमारे सीने पर आकर बैठना है। खुद का शरीर मेरा उठता नहीं और ऊपर से मम्मी भी आकर बैठ जाएगी। पापा जी भी आ रहे हैं क्या? तुम ना हद हो, सच में जा रहा हूं मैं। और गुस्से में करण भूखे ही ऑफिस चला जाता है। पर यहाँ भी अनीता को शांति नहीं होती। वो बार बार करण को फोन करती रहती है। गुस्से से करण फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। परेशान होकर अनीता प्रिया को कॉल कर अपने घर बुला लेती है। और बेटा, सब खैरियत? अरे क्या बोलूं यार प्रिया, काहे की खैरियत? मेरी सास आने वाली है। कुछ होता नहीं है इन लोगों को, मुंह उठाकर चले आते। अरे इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं आपने तो करण ही क्यों हमारा ही घर दिखता है सबको आने के लिए। जब देखो कोई ना कोई आकर पधार जाता है। पर खराबी ना मेरे ससुराल वालों में नहीं है, मेरे पति में है। यही किसी काम का नहीं है। यही बात मेरी सास मेरी जेठानी से भी तो बोल सकती थी।
पर ना वो जानती थी कि वहां दाल नहीं गलेगी। ले देकर एक अनीता है तो बस चल दो उसके घर। मेरी जिठानी तो मेरी सास को रखती भी नहीं है। ऊपर से मेरे जेठ जी भी ना तुरंत मना कर देते, नहीं 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 मम्मी हमारे घर मत आइए, हमें कहीं बाहर जाना है। पर मेरे पति को इतनी अकल कहाँ है, झूठ मूठ कह देता कि हम कहीं गए हुए हैं। बोल दिया होगा, हाँ हाँ मम्मी आ जाइए आपका ही घर है। दिमाग का दही। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे भाई ट्रेन तो शाम में आने वाली थी, लगता है ये लोग अभी आ गए। मैं तो अपना सामान बांध रही हूँ यार प्रिया, जैसे मम्मी जी चली जाएंगी मैं भी वापस आ जाऊंगी। जैसे ही अनीता दरवाजा खोलती है वो देखती है कि दरवाजे पर करण खड़ा है। करण पूरे घर में इधर उधर अपनी फाइल ढूंढना शुरू कर देता है। आराम से जीजाजी बेड पे जाइए। अरे अनीता, सुबह जीजाजी ने नाश्ता नहीं किया था, टिफिन भी नहीं लेकर गए थे, खाना तो खिला दो इन्हें। नाश्ता परोसने तो इनकी मम्मी आ रही है ना, वही खिलाएंगे अपने सुपुत्र को खाना। अच्छा की उम्मीद मुझसे अब इस घर में कोई ना करे भाई। और फोन बंद करके तुमने जो ये ड्रामा किया है ना, ये ड्रामा कहीं और जाकर करना, समझ में आया? मेरे सामने मत करना। 2 मिनट लगेगा मुझे घर छोड़ने में। फिर वही। फिर तुम कहते हो कि मैं उलझुल बातें करती हूँ। इतने दिन तो तुम ठीक रहते हो, जैसे ही मम्मी का कॉल आता है तुम पूरी तरह से बदल जाते हो। यानी कि वो तुम्हारे कान भरती है ना? शट अप अनीता, जस्ट शट अप। तुम्हें जो करना है करो, खाना बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, पर मुझसे बात मत करो। मम्मी को मैं लेकर आऊंगा, वो इसी घर में रहेगी, और जिसको भी प्रॉब्लम है ना वो अपना देख ले। फिर तो तुम भी देख लो, आज मम्मी के कारण ये भी हो ही जाए। मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। मम्मी जैसे इस दरवाजे से अंदर आएगी वैसे ही मैं बाहर चली जाऊंगी, याद रखना। करण के जाते ही अनीता करण के दोस्तों को फोन लगाने लगती है। क्या हो गया भाभी, आपने ऑफिस आवर में कॉल किया, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया, प्लीज आप करण को समझाइए ना। 35 साल का हो गया है, फिर भी ना बीवी संभल रही है ना परिवार। ऐसे तो कब हम अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे जब उससे अपनी फैमिली ही नहीं छूट रही है। आप फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। बात मत कीजिए, आज रात को ऑफिस के बाद आप सब मेरे घर आ जाइए। आप सब अगर मेरे सामने रहेंगे ना तो इन पर दबदबा बना रहेगा। और रात को हाथ में बैग लिए करण जैसे ही अंदर आता है अनीता उस पर बरस पड़ती है। मम्मी आ गई है, प्लीज अब कुछ मत बोलना। कुछ दिनों की बात है, हम इन्हें नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम उन्हें ले ही आए ना, अब हटो करण, सामने से हटो, मैं बात करती हूँ मम्मी से। अरे क्यों हमारी खुशहाल जिंदगी में आग लगाने आ गई है, किसी वृद्धाश्रम चली जाती। तुम्हारी मम्मी आई है अनीता, तुम्हारे भाइयों ने उन्हें निकाल दिया है अपनी वाइफ के कहने पर। क्या? मम्मी मतलब मेरी मम्मी? भागती हुई अनीता दरवाजा खुलती है और बाहर अपनी माँ को खड़ा पाती है। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अनीता उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है।